Hi everyone, this is Prema Rana and I welcome you all in your own channel Learn Core. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing absolutely great. Now I would like to say sorry to all of you because I was not taking classes continuously. एक्चुअली मेरा माई लैपटॉप वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, लैपटॉप खराब हो गया था जिसकी वजह से क्लासेस स्टार्ट करी और वो एक अच्छा गैप हो गया आप लोगों का. बट नाउ नो नीड टू वरी, वी विल ट्राई टू टेक क्लासेस ऑन द रेगुलर बेसिस. And first of all, today we are starting with the first chapter of geography and that is your resources and development. आज हम पढ़ेंगे resources और development के बारे में. ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. रिसोर्सेज आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं कि रिसोर्सेज होते क्या है. तो आज हम सबसे पहले इसी के बारे में समझेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता हो कि रिसोर्सेज क्या होते हैं हम उसके डेवलपमेंट के बारे में या कंजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर सकते. तो बात करते हैं रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज होते क्या है? कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू है या आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगी वो कहलाएगी रिसोर्सेज. अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे. हम इसकी डेफिनेशन तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को हम पहले पढ़ने वाले हैं. पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद हम रिसोर्सेज को डेफिनेशन के तौर पे भी पढ़ेंगे. अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रिसोर्सेज तो आप क्या डेफिनेशन लिख के आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी. पहले हम बात करते हैं आउटलाइन ऑफ द चैप्टर. जो टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे या जो टॉपिक्स आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ हम बात करते हैं सबसे पहले उनकी. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिसोर्सेज. जब हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेज की. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. आफ्टर रिसोर्सेज पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को बहुत सारे टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और किस किस बेस पे किन टाइप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ. उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कैसे होता है या कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे. फिर आपको बताया जाएगा रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया. भारत में जो भी रिसोर्स प्लानिंग होती है उनके बारे में. आफ्टर दैट आई विल टेल यू लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. तो अब बात करते हैं हम लोग रिसोर्सेज की. मैंने आप लोगों को जैसे बताया 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड को या आपकी जरूरत को पूरा कर रही है या उसकी कोई वैल्यू है, वैल्यू इट मींस कि उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, वो रिसोर्सेज कहलाती है. तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है सेटिस्फाई आवर नीड्स. जो चीज हमारी नीड को हमारी नीड को पूरा करेगी, मतलब नीड को सेटिस्फाई करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है रिसोर्सेज. हमारी कोई जरूरत पूरी हो रही है. अब हम लोगों को सरवाइव करने के लिए किस चीज की, हम लोगों को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है. आप बिना खाना खाए तो फिर भी 1 से 2 दिन सरवाइव कर सकते हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना एयर, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर लो? नहीं कर पाओगे. तो रिसोर्स क्या हो गया? तो ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं वो भी एक रिसोर्सेस है, क्योंकि वो हम लोग की नीड को सेटिस्फाई कर रही है. आप लोगों ने देखा होगा जब ये पैंडेमिक चल रहा है कोरोना टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 2 मंथ्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी. अब ऑक्सीजन की इकोनॉमिक वैल्यू भी तो है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे. कितनी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हो पा रहे थे, कितने लोग की डेथ हुई इस ऑक्सीजन के कारण. तो ऑक्सीजन हमारे लोगों की ऐसा नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऑक्सीजन जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जा रहा है, ऑक्सीजन का तो टाइप वही है ना, हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. अब चाहे हम ऑक्सीजन सिलेंडर से ले रहे हैं या हम नेचुरली ले रहे हैं, तो वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है. हम लोग सरवाइव कर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से. अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्या इस पैंडेमिक में इतने सारे लोगों की डेथ होती? नहीं होती. इट मीन्स ऑक्सीजन हमारी नीड को सेटिस्फाई भी कर रही है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है. ठीक है, तो ये तो बात हुई सेटिस्फाई की. अब हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारी क्या है? नीड है. वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? पानी कर रहा है. तो पानी क्या है? वो भी एक रिसोर्स है. और अगर बात करते हैं हम लोग, अब आप लोगों का लास्ट ईयर जब से ये पैंडेमिक या कोरोना टाइम जब से चल रहा है, तब से आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग स्कूल तो जा ही नहीं रहे हो. क्या आप स्कूल जा रहे हो? कोई स्कूल खुल रहा है? नहीं खुल रहा. लेकिन क्या आपकी क्लासेस बंद हो गई हैं? किसी भी फॉर्म में आप क्लासेस ले रहे हो ना,
वर्चुअल क्लास यानी कि आप लोगों को चाहे किसी भी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, तो अब आपको वो ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप क्लास में जाके ले रहे हो? नहीं ले रहे हो, आप घर बैठे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। तो वो किस मीडियम के द्वारा ले रहे हैं? आप मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ले रहे हो। तो मोबाइल और लैपटॉप भी क्या कर रहा है? आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मोबाइल और लैपटॉप भी क्या है? ये एक रिसोर्स है। कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करेगा वो एक रिसोर्स होगा। कोई मैटर नहीं करता वो हमें मिल कहाँ से रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट में मिलेगा। अब वो नेचुरली मिल रहा है या मैन मेड है, इट डजेंट मैटर। अगर हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वो रिसोर्स है। which is technological accessible, economical feasible, culturally acceptable can be termed as resource। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल मतलब जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेस करा जा सकता है। अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ही हमने बात की थी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जा रहा है और तो वो टेक्नोलॉजी के द्वारा भरा जा रहा है, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको एक्सेस कराया जा रहा है। इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिक वैल्यू है, आपको पता है, मैंने बता दिया इकोनॉमिक वैल्यू किस तरीके से होती है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन रिसोर्सेज, 1 और 2 मार्क्स में अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की अब आप डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अब आती है बात टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आपको देखेंगे। उससे पहले हम चलिए रिसोर्स की अगर हम बात करें टाइप्स की, उससे पहले मैं आपको एक चार्ट समझाती हूँ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन की। अब ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेचर से जो भी चीज मिलती है, नेचर में जो भी फिजिकली हम लोगों को नेचर में जो चीज अवेलेबल है उसको टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल करके, टेक्नोलॉजी के द्वारा साथ कर एक्सेस करके, टेक्नोलॉजी से एक्सेस करके हम उसको एक इंस्टीट्यूशन में बदल देते हैं। और वो इंस्टीट्यूशन किस लिए बदलते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कैसे है? अब कोई भी काम होता है वो अकेले नहीं होता, उसके लिए अगर आपको अगर आपको कोयला भी निकालना है तो कोयला अपने आप नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, उसको निकालने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। अब मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन सिलेंडर को भी ऑक्सीजन भरने के लिए उसमें भी एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो वो टेक्नोलॉजी हम नेचर से अवेलेबल, हम लोगों ने नेचर से उसको लिया और उसको टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर हमने उसको किस में चेंज कर दिया? एक इंस्टीट्यूशन में चेंज कर दिया। आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन में चेंज हो गया। अब इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? इंस्टीट्यूशन में जो चीज बनती है या जो भी चीज आपकी हो रही है, मिल रही है इंस्टीट्यूशन से, वो किसके काम आती है? वो ह्यूमन बींग्स के काम आती है। तो ये क्या हो गया? ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गई नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। नेचर से चीज ली गई, टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेस कराया गया और इंस्टीट्यूशन में उसको चेंज कर दिया गया। तो human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो इंस्टीट्यूशन में उसको चेंज करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? रिसोर्सेज बहुत प्रकार के हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन उनके अगर हम बात करते हैं उनकी ओरिजिन के आधार पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, ओनरशिप के, इन 4 बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर डिवाइडेड। ओके, अगर हम बात करें रिसोर्सेज ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं? बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में आपकी यानी कि किस हद तक उसको यूज कर सकते हो। तो लिमिट इसमें क्या है? इसमें आपके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी and those are renewable and non-renewable. And if we talk about on the basis of status of development, अगर हम डेवलपमेंट के आधार पे बात करें, there are 4 types of resources and potential, developed, reserved and stock. And if we talk about the resources on the basis of ownership, there are also 4 types of resources: individual, community, national and international. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको बेसिस के आधार पे, यानी कि ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और ओनरशिप के आधार पे हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया। अब बायोटिक अबायोटिक क्या होता है? रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल क्या होता है?
पोटेंशियल और डेवलप्ड क्या है, रिजर्व स्टॉक क्या है, ये सब चीजें मैं अब आपको वन बाय वन बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक के आधार पे। ओरिजिन मतलब क्या होता है कि हमें वो चीज, ओरिजिन का मीनिंग है कि वो चीज हमें कैसे मिल रही है। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, मतलब कि कोई चीज कैसे हमें मिली। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड द अनदर वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अब बात आती है बायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं। बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। कोई भी चीज जिसमें लाइफ है और हमें बायोस्फीयर से मिल रही है, वो क्या है, वो है बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा है, फौना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। फ्लोरा फौना क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन है, वहां पर जो भी उस पर्टिकुलर रीजन में जो भी वेजिटेशन मिलेगी या जो भी वाइल्ड लाइफ मिलेगी, वो क्या कहलाएगी, फ्लोरा एंड फौना कहलाती है। तो फ्लोरा एंड फौना क्या है। अब प्लांट्स की बात करें या हम वेजिटेशन की बात करें, प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन, किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो भी एक, उसके अंदर भी लाइफ है। हमें कहाँ से मिल रहा है, बायोस्फीयर से मिल रहा है, एंड हैव लाइफ। तो ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज। और कोई भी ऐसी चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है हमारी अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक्स एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ऑन, जब हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, मतलब कि ऑन द लिमिटेशन ऑफ यूज, हम किस लिमिट तक उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम उसके आधार पे बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आप देख सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नाम से ही पता चल रहा है। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको नहीं बनाया जा सकता, या ये कह सकते हैं या फिर जिसको ऑटोमेटिकली अगर अपने आप भी बन रही है तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, बात आ जाती है, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। अगर कोई भी चीज जो फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस, कोई सी भी मेथड को यूज करके दोबारा बनाई जा सकती है, दोबारा उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, या दोबारा उसको रिन्यूड किया जा सकता है, तो वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसी के अपोजिट नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम नहीं, कोई भी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको नहीं रिन्यूड कर सकते, या फिर जिसको बनने में, अगर उनको प्रोसेस के द्वारा बनाया भी जाए तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, मतलब कि बहुत साल लग जाएंगे, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात आती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज फ्लो और कंटिन्यूअस, मतलब कि कोई भी चीज अगर आपको कंटिन्यूअसली बेस पे, कोई रिसोर्स आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिल रहा है, वो क्या है, वो है फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। एंड फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्सेज किसका एग्जांपल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ऐसे ही अब इसके एग्जांपल देखते हैं, तो इसके एग्जांपल है वाटर एंड विंड। वाटर एंड विंड, आपने क्या नोटिस, आपने कभी देखा होगा, देखा क्या, सब बच्चे, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वाटर एंड विंड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ये नेचर में ऑटोमेटिकली अपने आप अवेलेबल है हम लोगों को, और इसके बेस पे ही हम सरवाइव कर रहे हैं। बट ये क्या खत्म हो जा रहा है, नहीं हो रहा, ये क्या है, कंटिन्यूअस बेसिस पे हमको मिलता रहता है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, फ्लो और कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी चीज अगर आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा आप उसको बना रहे हैं, तो बना रहे हैं या आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा वो मिल रही है, वो क्या कहलाएगी, अपने आप अगर कोई एटमॉस्फेयर में आपको या आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा बन के आपको मिल रही है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को सिंपली दो भागों में बांटा गया है, एक होता है नेचुरल वेजिटेशन और एक है वाइल्ड लाइफ। ना तो वाइल्ड लाइफ को आप बना रहे हो, ना नेचुरल वेजिटेशन को आप बना रहे हो। जंगलों में पेड़ क्या आप बनाने जा रहे हो या मैं बनाने जा रही हूँ, नहीं जा रहे, वो हमें नेचर में ऑटोमेटिकली अपने आप अवेलेबल हैं। तो फॉरेस्ट कवर और फ्लोरा इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ को फौना कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया फ्लोरा और फौना क्या होते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर रीजन क्षेत्र कोई है
और वहां पर कोई भी चीज नेचुरल वेजिटेशन अगर वहां पर कोई नेचुरल वेजिटेशन मिल रही है तो उसे कहा जाता है फ्लोरा। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन में जो भी वाइल्ड लाइफ मिलेगी, जो भी नेचुरल उस जंगल में, अगर कोई जंगल है, सपोज अमेजोन का जंगल है, अमेजोन के जंगल में जो भी वेजिटेशन मिलेगी वो तो कहलाएगी नेचुरल वेजिटेशन या फिर फ्लोरा, और जो भी वहां पर आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी वो कहलाती है फौना। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कम टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड there are two types of non-renewable resources. First is recyclable and second one is non-recyclable. नाम से पता चल रहा है रिसाइकलेबल मतलब जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन लगा के कोई भी चीज अगर आप रिसाइकल कर सकते हो या उसको दोबारा बना सकते हो तो बना सकते हो तो वो क्या है, रिसाइकलेबल है। और नॉन रिसाइकलेबल मतलब कोई भी चीज जिसको आप टेक्नोलॉजिकल यूज के द्वारा या किसी भी मेथड के द्वारा दोबारा नहीं बना सकते, केवल आप एक बार यूज कर सकते हो, वो क्या होगा, वो होगा नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल metals are the example of recyclable resources, and fossil fuels are the example of non recyclable resources. Is it clear? सबको समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किस चीज पे आपका कितना हक है। तो उसके आधार पे अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, नाम से पता चल रहा है कोई चीज जिसपे आपका हक है, केवल आपकी है वो, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई जमीन है, आपका कोई फार्म हाउस है, आपका मकान है, आप उसका यूज कर रहे हो, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, आप रह रहे हो अपने घर में, वो क्या है, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे बेच दोगे, इकोनॉमिक वैल्यू भी है उसकी, इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी कोई, तो लेकिन वो फिलहाल केवल आपसे बिलोंग करता है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उस घर में कोई कह सकता है कि आपका पड़ोसी आके ये कह सकता है कि ये घर मेरा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, केवल उस पे आपका हक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन, फार्मलैंड, वाटर, ये सब क्या है, प्लांटेशन, फार्मलैंड, जो खेती वगैरह करते हैं लोग, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब आ जाते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मतलब कोई भी कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के सारे मेंबर्स मिलकर जिस चीज का यूज कर सकते हैं वो कहलाएगी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड, जैसे कोई गांव है या कोई जगह है, कोई एरिया है, वहां पर घास हो रही है, तो वो क्या है, उसको सारे उस कम्युनिटी के जितने, उस गांव के जितने भी लोग हैं, वो सब वहां पर अपने जानवरों को चराने जाएंगे, तो वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, क्योंकि उस पे किसी एक का राइट नहीं है। पब्लिक पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क पे कोई एक बंदा कह सकता है कि ये पार्क मेरा है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्क कम्युनिटी पार्क है, मतलब कि कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाएगा, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस है वो, उस पे किसी एक का राइट नहीं है। पूरी कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो आते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन और कंट्री, जिसको नेशन और कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि कैनाल, रेलवे, रोड, फॉरेस्ट। अब आप रोड पे चल रहे हो तो क्या रोड आपकी हो गई? नहीं हुई। वो रोड क्या है, वो गवर्नमेंट ने बनाई है और उसको पूरा नेशन और कंट्री यूज करेगी, तो ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। अब रोडवेज है, ट्रेन है, कोई ट्रेन है, ट्रेन को आप कहोगे कि ये मैंने खरीद लिया, मेरी ट्रेन है? नहीं है ना। तो उसको यूज कौन कर रहा है? उसको पूरी पब्लिक यूज कर रही है, पूरा नेशन, पूरी कंट्री, कहीं का भी इंसान है वो यूज कर रहा है। कंट्री में किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का पर्सन है वो यूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नेशनल रिसोर्सेज। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओशियनिक रिसोर्सेज मतलब कि ओशियन के आसपास जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोई भी ओशियन है उसके 200 नॉटिकल माइल्स, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 माइल्स के अंदर जो भी कंट्री या जो भी जगह आएंगी, सिर्फ उनको राइट होता है कि अगर वहां पर कोई रिसोर्स मिल रहा है तो उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स।
अब यहाँ पर एक टर्म देखोगे तो आपको यहाँ पर एक टर्म मिला है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। चलिए अब पहले मैं आपको यही समझाती हूँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। बहुत ध्यान से ये पिक्चर देखिएगा। इसमें आप ये देख रहे हो ये एक बेस लाइन है। ये जो आपको यहाँ पर एक लाइन दी गई है ये एक बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन है। अब आप सोचेंगे कि बेस लाइन होती क्या है। आपने मैप देखा है कोई, अगर हम बात करते हैं मैप की, ये है मैप, ठीक है, कोई मैप किसी भी कंट्री का मैप हो सकता है, ऐसा नहीं है इंडिया का, किसी भी कंट्री का मैप। आप ध्यान दोगे कि एक पॉइंट ये आ गया, ये क्या पूरा हर जगह से एक सार है? नहीं है। ये कोई इस शेप में थोड़ा ना है कि ये पूरा एक सार है, या स्ट्रेट लाइन के शेप में थोड़ा ना है कि पूरा एक सार है, नहीं है ना। इसमें ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बाहर की तरफ निकला है, ये पॉइंट बाहर की तरफ निकला है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें, अब हम बैठ के वहां पर मिलाने नहीं लग रहेंगे, ये एक इमेजिनरी लाइन है या एक इमेजिनरी एक काल्पनिक, यानी कि एक सोची, एक हमने मान लिया कि जो भी पॉइंट्स है उनको हम अगर मिला देते हैं तो ये बनाते हैं बेस लाइन, ये बनाएंगे बेस लाइन, ठीक है। क्लियर है? इतना बेस लाइन समझ में आ गया कि बेस लाइन क्या होता है। अब जो बेस लाइन अगर ये है तो इस बेस लाइन के 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि यहां तक अगर ये 200 नॉटिकल माइल्स है तो इस एरिया को कहेंगे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, अब क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, क्या होता है कि अगर इस 200, जैसे ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर यहाँ पर कोई रिसोर्स मिल जाए, यहाँ पे कोई रिसोर्स मिल जाए, तो इस पे किसका हक होगा? जो इस जगह पर कंट्रीज आएंगी या जो इस जगह पर जो भी यहाँ पर स्टेट्स होंगे या कंट्री होगी, उनको राइट, उन कंट्रीज को ये राइट होगा कि वो यहाँ पर अगर कोई रिसोर्स मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई, अभी सपोज दैट यहाँ पर एक कंट्री आ गया, ये यहाँ से बेस लाइन से 400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, ठीक है, 400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है कोई अगर कंट्री, तो क्या वो इसका यूज कर सकती है? यहाँ पर अगर कोई रिसोर्स मिल रहा है और वो बेस लाइन से 400 नॉटिकल माइल्स पे कोई अगर कंट्री है, तो क्या वो कंट्री इस रिसोर्स का यूज कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको राइट ही नहीं है उसको यूज करने का। अगर आपके घर में कोई आता है या आपके घर से किसी को कोई सामान ले जाना है तो उसे आपकी परमिशन चाहिए होगी, या वो ऐसे ही ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। आपके परमिशन के बिना कैसे पॉसिबल है, या आपके पेरेंट्स की परमिशन के बिना कैसे पॉसिबल है कि वो उस सामान को ले जाए? सेम यही चीज यहाँ होती है। कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब कि वो उसके घर में कोई अगर चीज मिल रही है, उस एरिया में कोई चीज मिल रही है, तो उसको कोई और कैसे यूज कर लेगा विदाउट उसकी परमिशन के? नहीं कर सकता। तो दिस इज द सी जोन प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ओवर विच अ कंट्री हैज स्पेशल राइट्स टू द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब कि यानी कि चाहे वो मैरीन रिसोर्सेज हो या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम उसका यूज करें, लेकिन उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई और कंट्री अगर उसका यूज करना चाहता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है तो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना। अब क्या है, इंडिया हैज द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल फ्रॉम इंडियन ओशन बियॉन्ड दिस जोन। अब इंडियन ओशन जो है, इंडिया जो है इंडियन ओशन के 200 नॉटिकल माइल्स में नहीं आता, लेकिन इंडियन ओशन में जो मैग्नीज नोड्यूल्स हैं उसको माइन करने का राइट है इंडिया के पास। इट मीन्स इंडिया ने परमिशन ली है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन ली है कि वो वहां से मैग्नीज को माइन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इंडिया हैज द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम इंडियन ओशन बियॉन्ड दिस जोन। ओके, समझ में आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? समझना है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बस ये समझाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको यही ना पता हो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, आप करेंगे क्या। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट के आधार पे बात करें तो रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व। पोटेंशियल का मतलब कि कोई अगर जगह है, ठीक है, किसी क्षेत्र में कोई रिसोर्स पाया गया है,
मिल रहा है लेकिन बट हैव नॉट बीन यूज, लेकिन उसको यूज नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी को भरपूर यूज करा जा सकता है। वहां पर इतनी गर्मी है कि वहां पर सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता है, उसका यूज नहीं किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण उसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज की वहां पर यूज किया जा सकता है, वहां पर सोलर और विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन उसे वहां पर पोटेंशियल है, मतलब कि उसमें क्षमता है कि वहां पर ये काम किया जा सकता है, लेकिन नहीं करा जा रहा है। तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज में। इसमें क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमें कोई अगर रिसोर्स है, हमें उसके क्वांटिटी, उसको बारे में सर्वे किया गया, हमें उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब पता है, तो वो और हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब जैसे कोल, अगर कहीं पर कोई रिसोर्स है, सपोज दैट आपके घर के आसपास कोई रिसोर्सेज मिल जाए और आपको पूरी तरीके से पता है, उसको सर्वे करके निकाला गया है, कि सर्वे किया गया कि उसका यूज कैसे किया जा सकता है, वो कितनी क्वांटिटी में है वहां पर और उसकी क्वालिटी क्या है, अगर वो सब कुछ आपको पता है तो वो क्या होगा, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आ जाइए अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक होते क्या है, materials present in environment and have potential to satisfy need but don't have appropriate technology to access। अब क्या होता है, कोई भी मटेरियल जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है एंड हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड, और हमारी जरूरत पूरा करने की उसमें पॉसिबिलिटीज भी हैं, पोटेंशियल भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण एप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी, हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है या हम उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना आता है, तो क्या है, हम उसको एक्सेस करने में सक्सेसफुल नहीं है। तो ये क्या है, स्टॉक है, मतलब कि वो एक स्टॉक के तौर पे सेव हो गया, क्योंकि हमें उसका हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एक्सेस करा सके ना, और वो हमारे जबकि पता है हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। अब जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर, आपने देखा होगा वाटर के लिए क्या लिखा जाता है, H2O। H2O मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही तो वाटर बनता है। अब हम हाइड्रोजन में उससे हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, मतलब हम उससे हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्टॉक है, क्योंकि वो स्टॉक पे हो गया, स्टॉक ही तो है, उसको यूटिलाइजेशन थोड़ा ना हो रहा है। अब आ जाते हैं रिजर्व्स में। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स की अगर हम बात करें, सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी यूज बट टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट। स्टॉक और सबसेट ऑफ स्टॉक, ये भी एक तरीके का स्टॉक ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये एक स्टॉक है, लेकिन हम इसको आज तक यूज नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं यूज कर पाए हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म देखोगे आप, नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है कि स्किल्स की कमी के कारण, एक्सपेरिमेंट की कमी के कारण या एक्सपीरियंस की कमी के कारण अगर आप किसी चीज को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसको लिए एक टर्म यूज किया जाता है, नो हाउ। इट मीन्स कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये भी एक स्टॉक है, लेकिन इसमें क्या है, इसको अभी तक यूज ही नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पास ना तो वो टेक्निक्स है, ना ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया गया है, ना ही उन पे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजर्व्स। फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी। अब हाइडल एनर्जी मतलब कि पानी का यूज करके हाइडल एनर्जी को बनाया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण ये नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, अब ये रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आप अगर इन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे कोई चीज यूज की जा रही है, तो वो पॉसिबल है ना कि वो खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, या कोई तो उस रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, कोई उस रिसोर्स का कम यूज कर रहा है। तो ये क्या है, इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज को डेवलप करने की हमें जरूरत पड़ी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिस्क्रिमिनेटली लेड टू मैनी प्रॉब्लम, क्योंकि जब अंधाधुंध, इंडिस्क्रिमिनेटली मतलब कि जब बिना सोचे समझे अंधाधुंध
रिसोर्सेज का यूज किया जाने लगा तो वो क्या हुई, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट प्रॉब्लम लेड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई, या प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए जो डेवलपमेंट ऑफ यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण हुई है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। पता है गांधी जी ने एक बात कही थी, रिसोर्सेज आर फॉर नीड नॉट फॉर योर ग्रीड। रिसोर्सेज जो है आपकी जरूरत के लिए है, आपके लालच के लिए नहीं है। आपकी जरूरत है, आपको जरूरत है कि आपको वहां जाना है, आपको घर से ऑफिस जाना है, वो आपकी जरूरत है क्योंकि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अगर पेट्रोल डलवा रहे हो तो वो नीड है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लॉन्ग राइड के लिए पेट्रोल डलवा रहे हो, लॉन्ग राइड पे जाना है, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, वो क्या है, वो आपका ग्रीड है, वो आपके लालच है, उसमें कोई आपकी नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो गांधी जी ने ये बात कही थी, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी, रिसोर्सेज आर फॉर योर नीड नॉट फॉर योर ग्रीड। आपकी जरूरत के लिए है रिसोर्सेज, ग्रीड के लिए नहीं है। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो डिप्लेशन मतलब कि खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। कोई तो किसी रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है, कोई उस रिसोर्सेज को नहीं यूज कर पा रहा है। तो इसकी वजह से रिसोर्सेज यानी कि एक्यूमुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसने सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिच एंड पुअर। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब ये प्रॉब्लम्स हो किस कारण नहीं है, कंटिन्यूअस पेड़ काटे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से ही तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब कि अगर हम रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे या हम बहुत ज्यादा उसका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगेंगे। ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है। अब आपने लास्ट ईयर आप लोगों ने अगर रिकॉर्ड्स पढ़े होंगे या न्यूज आपने सुनी होगी, तो सबसे पहले कोरोना का तो बहुत नुकसान हुए, बहुत लोग मरे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसका एकमात्र फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ था नेचर को। क्यों? क्योंकि कंट्री हो गई या सिटीज हो गए, जो बड़े बड़े शहर है जहां पर पॉल्यूशन अति लेवल का होता है, वहां पर पॉल्यूशन रेट कम हो गया था, पॉल्यूशन कम हो गया था। जो नदियां गंदी हो गई थी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, नदियों में ही कूड़ा डाल दे रहे हैं, वो नदियां साफ हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर कूड़ा डालने के लिए कोई नहीं था। जब लॉकडाउन लगा था, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी थी लास्ट ईयर और लॉकडाउन लगा था, तो एनवायरमेंट क्लीन होने लगा था। ये अब जब एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है तो इसको खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही लोग हैं ना। तो डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल क्राइसिस। ओके, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, हम लोगों को जरूरत पड़ी थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। अब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर कैसे सकते हैं, कैसे होगा डेवलपमेंट? तो इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए जरूरत पड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छा जीवन मिले और ग्लोबल पीस, पूरी ग्लोबल पीस, मतलब कि अगर ओजोन लेयर खत्म हो रही है, ओजोन लेयर अगर घट रही है, तो उसका इफेक्ट क्या भारत में पड़ेगा? नहीं, ग्लोबली पड़ेगा ना। उसका इफेक्ट तो ग्लोबली हो रहा है, पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी कंट्रीज है, सब पे होगा ना। तो ग्लोबल पीस बनी रहे, इट मीन्स ग्लोबल पीस बना रहे, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, और रिसोर्स प्लानिंग, केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, रिसोर्स प्लानिंग की बहुत जरूरत है। अब रिसोर्स प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, हम बात करेंगे इसमें यही की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? ये एक वो डेवलपमेंट है जहां पर एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना किया जाए और हमारी प्रॉब्लम, हम लोग की नीड को भी सेटिस्फाई किया जाए, एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करना है, और डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी, मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी,
उनकी भी जरूरत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। मतलब कि तुम एनवायरनमेंट बचाने लग जाओ या हम लोग एनवायरनमेंट बचाने लगे, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसकी नीड भी पूरी ना हो रही हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, ऐसा डेवलपमेंट यानी कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरनमेंट को डैमेज ना किया जाए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज का डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड को के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, तो वो डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात हुई है तो ये सबसे पहला टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उठा कहाँ था, रियो डी जेनेरो जो है अर्थ समिट हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। ये क्या हुआ था, इसमें क्या बात बोली गई थी, इसमें एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की गई थी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उस प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ये समिट उसी के बारे में बात करता था। तो द समिट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें बात की गई थी। इसमें कौन आया था, इसमें मोर देन 100 कंट्रीज के लीडर आए थे और जिन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था। डिक्लेरेशन किस चीज के ऊपर था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर उन्होंने एक डिक्लेरेशन हुआ था, और मोर देन जो 100 कंट्रीज के लोगों ने वहां पर, लीडर्स ने जहां वो उस समिट में जब पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने इसको साइन किया था। और ये एक ऐसा समिट था जिसमें दे ऑल्सो अडॉप्टेड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21। उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया था और एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 है क्या, हम बात करेंगे एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 क्या है, इट इज अ डिक्लेरेशन, ये एक डिक्लेरेशन है जो किसके द्वारा साइन की गई थी, ये साइन करी गई थी रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, वहां पर जो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये डिक्लेरेशन को साइन कराया गया था। ठीक, इसका एम क्या था, इसका एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट हो लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और ग्लोबल डेवलपमेंट हो, इसके बारे में इसमें बात करी गई थी। इसमें एक चीज और बोली गई थी, एम्स टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब कि जो एनवायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी है, डिसीज है, जो थ्रू यानी कि ग्लोबल कॉपरेशन से जो डिसीज हो रही हैं उनको रोकने के ऊपर भी बात की गई थी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जब इस समिट में 100 कंट्रीज के जब लीडर्स प्रेजेंट हुए थे तो उनसे ये बात की गई थी कि ये तो एजेंडा 21 हम लोगों ने एक समिट के तौर पे, अर्थ समिट के तौर पे आप लोगों से साइन कराया है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने एरिया के अकॉर्डिंग एक लोकल एजेंडा 21 भी ड्रॉ करे या बनाए, जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाए। तो एजेंडा 21 था ये। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को रिसोर्सेज डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज जरूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। अब रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है क्यों, क्या ये पॉसिबल है कि हर जगह यानी कि सब तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हों, नहीं हो सकता। कहीं पानी ज्यादा है, कहीं पर वेजिटेशन ज्यादा है, कहीं पर वाइल्ड लाइफ ज्यादा है, तो क्या होता है कि सम रिसोर्सेज आर रिच इन सम, वेट बेटा यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं आएगा, सम रीजंस आएगा यहाँ पर, इसको आप छोड़ दीजिए। ये क्या है, सम रीजंस आर रिच इन रिसोर्सेज व्हाइल सम आर डेफिशिएंट। कुछ रीजंस जो हैं उनमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और कुछ में बहुत कम है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था जब पोटेंशियल रिसोर्सेज की हमने बात की थी, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में मैंने क्या पढ़ाया था कि कुछ जगह, कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजस्थान के बारे में जब मैंने आपको बताई थी बात, वहां पर क्या है, वहां पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज करने का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। अब
बात आती है झारखंड छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर कोल और मिनरल्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की कमी है। ठीक है, वहां पर इतना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है कि वहां से हम जो कोल और मिनरल्स हैं उनको प्रॉपरली या हम बहुत अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज करने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वहां पर पानी की बहुत कमी है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। तो यही बात आ जाती है कि सम रीजंस आर रिच इन रिसोर्सेज एंड सम आर डेफिशिएंट। कुछ जगहों पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और कुछ जगहों पर बहुत कम है। अब डेजर्ट की बात करते हैं हम, लद्दाख के, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट जो है वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन वहां पर एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, तो ये होता है कि इसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेशन रहता है, मतलब कि कहीं पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और उसी जगह पर कोई और रिसोर्स बहुत कम है, कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर जंगल ज्यादा है। तो ये क्या है, इसकी वजह से इसको बैलेंस करने के लिए ही रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी थी। अब रिसोर्स प्लानिंग में होता क्या है, रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट है, अगर सबसे मेन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला होता है, अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आप उसके बारे में क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे ना। अगर आपको कोई भी चीज आपको खोजनी है तो उसको पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। ये थोड़ा है कि आप कहीं भी खोदना स्टार्ट कर दोगे, नहीं होगा। अगर हमसे किसी ने कह दिया है कि झारखंड में कोयला बहुत है, तो क्या आप पूरे झारखंड को खोद डालोगे, नहीं खोदोगे ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले ये पता लगाया जाए कि उस झारखंड में किस जगह पर कोयला बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे कह दूं आपके घर में सोना है, तो आप पूरा घर खोद दोगे, नहीं खोदोगे ना। पहले क्या होगा, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मिलेगा कहाँ पर वो। आपको किसी पार्क में बोल दिया जाए, पार्कों को खोदने में आपको बहुत साल लग जाएंगे, किसी पार्कों को अगर आपको कहा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही वाली बात है कि जरूरी है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज और अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। किस कंट्री में कौन सा रिसोर्सेज ज्यादा है और कहाँ पर ज्यादा है, इसका पता लगाना। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट, रिसोर्सेज का मेजरमेंट भी किया जाता है कि कौन सा रिसोर्सेज कितनी मात्रा में वहां पर अवेलेबल है। क्वांटिटेटिव मतलब कि उसकी क्वांटिटी का भी पता लगाया जाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को यानी कि उसका पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें स्किल की जरूरत है और हमें जरूरत है वहां पर एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की, जिससे हम रिसोर्स का यूज करके उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब उसके बाद किस चीज की जरूरत होती है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि जो वहां पर डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसको मैच करना होता है हमें नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, कि वो कितना मैच हो रहा है और कितना हम लोग की जरूरत को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो बात होती है प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग की, रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्सेस आपको मिल गए हैं आप उसको यूटिलाइज करना, बहुत सोच समझ के हमें रिसोर्सेस को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, अब ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी लैंड रिसोर्सेज के बारे में। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलता रहे और आपके दोस्तों के फ्रेंड्स के नंबर भी आप ही की तरह अच्छे आए, या आप लोग चाहते हैं कि उनको भी स्टडी में हेल्प मिले, तो बेटा डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके।